वीर कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं राजस्थान का भौतिक विभाग पार्ट नंबर 2। कल अपन ने देखा था पार्ट नंबर 1, जिसमें राजस्थान की मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात की थी। और उस मरुस्थलीय प्रदेश को जो हमने 3 भागों में विभाजित किया था, उस भाग को आपने देखा होगा तो आपको यह समझ आ चुका होगा कि राजस्थान किस तरह से जीके, जो राजस्थान का जो जीके है वो किस तरह से अध्यायों के अंदर परिवर्तन होता है। हमारा जो राजस्थान है वो सच में साथियों विचित्र है, भौतिक स्वरूप से भी, रहन सहन में भी और बोलियों में भी वास्तव में बहुत ही परिवर्तन है। और उसका कारण है कि हमारा जो राजस्थान है वह भारत के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। आज अपन देखेंगे इसी राजस्थान का दूसरा भौतिक विभाग, जिसे हम अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह अरावली पर्वत श्रेणी अगर हम देखें तो हमारे राजस्थान के अंदर गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। यह अरावली श्रृंखला का उठाव लेना और धीरे 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 यह बढ़ती हुई जयपुर और अलवर तक फैलती हुई जाती है और इस तरह से यह दिल्ली तक पहुंचती है। इसकी आकृति इस तरह से बनी हुई है कि ऐसा लगता है, अगर दिल्ली के लाल किले से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गिटार बजा रहा है। विश्व की मात्र एक ऐसी यह पर्वत श्रेणी है अरावली वलित आकार की। यह अंगारालैंड एवं गोंडवानालैंड का भी भाग है। यह हम आगे जाकर के आपको बताएंगे कि किस तरह से अंगारालैंड और गोंडवानालैंड विभाजित हुआ और किस तरह से धरातलीय स्वरूप तैयार हुआ। हमारा ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह पूर्व की ओर चलने वाली नदियों का भी निर्माण करती है, पश्चिम की ओर चलने वाली नदियों का भी निर्माण करती है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह अपनी विशेष विशेषताओं को रखती है। जिस तरह से थार के मरुस्थल ने अपनी विशेषताओं को बताया, वैसे ही यह हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, वह भी अपनी विशेष विशेषताएं रखती है। देखिएगा यहाँ पे मैं किसी प्रकार का भी कोई किलोमीटर, कहां से कहां तक राजस्थान के अंदर कितना किलोमीटर बचा हुआ है और पूरा कितना किलोमीटर है, उस आंकड़े को अभी हम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम आगे जाकर के कुछ ऐसी पठारी और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे, तब हमारी ये यूनिट बनकर के उभरेगा राजस्थान के पर्वत श्रेणियां और पठार, जिसके अंदर हम आपको कहां से कहां तक का फैलाव है, कहां से कहां तक पर जाकर के यह ब्रेक होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम थोड़ी सी मोटी मोटी सी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत श्रृंखला राजस्थान के पूर्व के जो 10 जिले हैं उसमें से होकर के गुजरती है।
इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अगर हम उत्तरी अरावली के बारे में बात करें तो ये जो उत्तरी अरावली है वह जयपुर और अलवर तक फैला हुआ भाग है। उत्तर की ओर इधर से हम है ना वो पश्चिम की ओर देखें, सीकर, झुंझुनू तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू का जो धरातली क्षेत्र है उस पर हम मुख्य मुख्य बातों के बारे में देखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ की जो मिट्टी है वह सिरोजम और लाल पीली रंग को लिए हुए है। हम यहाँ के कृषि को देखें तो इस क्षेत्र में जो कृषि होती है वह मूंगफली उत्पादन को लेकर के अपना स्थान रखती है। यहीं पर ही अगर हम फलों के बारे में बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर मौसम्बी व सब्जी में टमाटर का उत्पादन होता है। इसी फल को लेकर के एक और वियतनाम से आया हुआ पौधा जिसे आजकल हम मार्केट में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, कटीला, एक ऐसा झाड़ीनुमा वियतनाम से आया हुआ पौधा है जिसे हम ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। इसका भी उत्पादन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और अगर हम तेलीय फसल को लेकर के देखें तो होहोबा, जोजोबा, पौधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। यह भी विदेश से आया हुआ है और सबसे बड़ी विशेषता यह है इसकी कि इसका जो तेल है वह ग्रीस बनाने में उपयोग में लिया जाता है। और इस पर हमारा अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है और इसी पर ही भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रखे हैं। हम इस क्षेत्र के अंदर और आगे की ओर देखें तो यहाँ का उद्योग बाल बेयरिंग उद्योग प्रसिद्ध है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बाल बेयरिंग का जो व्यवसाय है वो हमारे इसी क्षेत्र से उत्पादित होता है।
और ये भारत का प्रथम स्थान भी रखता है। और हम यहाँ पर देखें, इसी क्षेत्र के अंदर उद्योग को लेकर के तो रंग रोगन का काम भी सर्वाधिक मात्रा में होता है। और हम यहाँ पर देखें जनसंख्या को लेकर के, तो यहाँ पर शहरी जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि को लेकर के बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं। अपन कह सकते हैं कि हमारा ये जो जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर वह तमाम बड़े बड़े इवेंट्स, वह तमाम प्रकार की परियोजनाएं को विकसित करने का काम करती है। यहाँ पर मेलों का भी आयोजन होता है, जिसके अंदर शिल्पग्राम का मेला, दूसरा यहाँ पर शीतला माता का मेला, भी अपना महत्व रखते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और मेले भी हैं। हम जब मेले के यूनिट पर जाएंगे तब पूरे मेलों के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ उत्तरी अरावली की कुछ मोटी मोटी विशेषताओं के बारे में चल रहे हैं। ये हमारा उत्तरी अरावली, जो जयपुर, अरवर, सीकर, झुंझुनू वाला जो भाग है, यहाँ पर क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इस अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर कुछ चोटियां बनी हुई हैं, कुछ अंदर चोटियां बनी हुई हैं, जैसे हर्ष की पहाड़ियां, तोरावट की पहाड़ी, बम्बैया, मालखेत की पहाड़ी, और रघुनंदन की पहाड़ी इस उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियां हैं। हर्ष की पहाड़ी, अब इस हर्ष की पहाड़ी के अंदर भी मंदिरों का एक विशेष महत्व है। तोरावट की पहाड़ी का भी महत्व है, जयपुर की बम्बई की पहाड़ी का भी महत्व है, मालखेत की पहाड़ी का भी महत्व है, रघुनंदन की पहाड़ी का भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इन सभी पहाड़ियों में सबसे ऊंचाई पर जो चलती है वो रघुनंदन की पहाड़ी है, रघुनंदन की पहाड़ियां हैं। इस पूरी अरावली की पर्वत श्रेणियों की चोटियों को अगर हम सही ढंग से क्रमबद्धता के आधार पर हम देखें, उनकी ऊंचाई के आधार पर, तो सिंपल सा एक सूत्र है, गुरु से जरा आशा, गुरु से गुरु शिखर, से शेर, ज से जरगा, अ से अचलगढ़, र से रघुनंदन। ये क्रमबद्धता के अंदर ये है एक सूत्र उभर करके आता है, जो हमें अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई में देखते हैं, जिसमें हमारे रघुनंदन, और ये जो रघुनंदन की जो पहाड़ी जो है वो हमारे उत्तरी अरावली वाले भाग में पड़ी हुई है। हर्ष की पहाड़ी भी पड़ी हुई है, तोरावट की पहाड़ी भी पड़ी हुई है, बम्बई की पहाड़ी भी पड़ी हुई है, मालखेत की पहाड़ी भी पड़ी हुई है।
इस क्षेत्र के अंदर इन पहाड़ियों के अलावा सबसे ज्यादा हवेलियां, तालाब, संग्रहालय और महल राजस्थान के अंदर ही नहीं लेकिन भारत लेवल पर अपना महत्व रखती है। हवेलियों के बारे में क्योंकि झरोकों को लेकर चल रही है, तालाब को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, संग्रहालय को लेकर के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, क्योंकि इसी क्षेत्र के अंदर तोपों को लेकर के और पुराने पत्र व्यवहार के जितने भी राजा महाराजा के पत्र हुआ करते थे उनका एक कह सकते हैं लाइब्रेरी इस क्षेत्र में उपस्थित है। और एक और हम देखें तो यहाँ पर सौर वेद भी है। आप इस सौर वेद से समझ चुके होंगे कि हमारे भारत के अंदर 4 सौर वेद हैं, जिसमें एक सौर वेद हमारे राजस्थान के अंदर और इसी उत्तरी अरावली के अंदर है। और विशेषताओं को देखें तो इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर इसी जगह पर झीलों का निर्माण भी है, संतों का निर्माण भी है। और ये झीलें और संत जिसमें राजस्थान में पहली बार प्रोजेक्ट को लॉन्च करना किसी एक विशेष बात को लेकर के वो भी यहाँ पर प्रदर्शित होता है। हम आगे जाकर के जब भी हम झीलों के बारे में देखेंगे, जब भी हम संत के बारे में देखेंगे तो उसका पूरा वर्णन किया जाएगा। अब हम इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के इस उत्तरी वाले भाग की इन मोटी मोटी बातों के साथ हम मध्य अरावली की ओर जाते हैं। ये जो मध्य अरावली वाला भाग है, कौन है? एक मिनट बात था तो इस मध्य अरावली वाले भाग में भी बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। इन मध्य अरावली वाले भाग के अंदर वैसे ही जिससे अपन ने पहले पार्ट के प्रत्येक भाग को देखा, वैसे ही अगर हम भागों को देखें तो यहां पर अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें, पथरीली, दोमट मिट्टी यहां पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से यहां पर एक कृषि होती है, ज्वार की खेती, जो कि राजस्थान में पहला स्थान रखती है। लेकिन वर्तमान में ज्वार किसी और स्टेट में सर्वाधिक उत्पादित हो रहा है और वो प्रथम स्थान की ओर जा रहा है। और वो जो ज्वार था वो पहले हमारे इस मध्य अरावली का प्रमुख कृषि का अन्न था। ये जो ज्वार है इसे हम गरीब की रोटी भी कहते हैं। इस ज्वार की खेती के कारण इस मध्य अरावली वाले भाग के अंदर एक उद्योग विकसित हुआ। और ये जो उद्योग था वह आज भारत के पहले स्थान पर चल रहा है, और वह है अंडा उत्पादन का उद्योग, अंडा उद्योग, जिसकी वजह से इस मध्य अरावली का अजमेर
जो राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, एक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इस अंडा उद्योग से पहले का पुराना उद्योग देखें तो यहाँ पर एक हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स का कारखाना है। हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स का कारखाना है, जिसे हम शॉर्ट में HMT कहते हैं, HMT उद्योग। ये छोटी से लेकर के बड़ी तक मशीनों के पार्ट्स बनाने का उद्योग है। अभी वर्तमान में ये उद्योग बंद पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार की मंशा है कि इसे वापस शुरू किया जाए। यहाँ पर इन्हीं उद्योगों को लेकर के, इन्हीं कृषि को लेकर के एक और रिसर्च सेंटर डेवलप हुआ, और वह था मसाला अनुसंधान इन्हीं रिसर्च सेंटरों के अंदर मसाला अनुसंधान डेवलप हुआ, और इन्हीं रिसर्च सेंटरों के अंदर एक बकरी की नस्ल तैयार हुई। देखिए इस मध्य अरावली की विशेषता, पथरीली दोमट मिट्टी होने के साथ ज्वार की खेती हुई। ज्वार की खेती के साथ में उद्योग विकसित हुआ। उद्योग में वर्तमान में हमारा अंडा उद्योग सर्वाधिक स्थान पे चल रहा है। इस अंडा उद्योग से पहले यहाँ पर एक कारखाना हुआ करता था, हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स, जिसको हम HMT कहते हैं। वर्तमान में ये बंद है, लेकिन राजस्थान सरकार इसको पुनः जीवित कर रही है। यहाँ पर रिसर्च सेंटर भी बना, मसाला अनुसंधान केंद्र है, बकरी की नस्ल भी यहाँ से तैयार हुई विदेशी सहयोग के द्वारा, और यहाँ पर राजस्थान की पहली डेयरी बनी, और इस डेयरी का जो नाम है वो है पद्मा डेयरी। इसका जो नाम है वो है पद्मा डेयरी, और इसी मध्य अरावली के अंदर हमारा RPC कार्यालय भी स्थित है। RPC कार्यालय भी स्थित है। इस मध्य अरावली के अंदर बहुत सारे दर्रे बने हुए हैं, क्योंकि इस मध्य अरावली के अंदर ही कटीली फटीली दर्रे होने की वजह से हमारा जो मानसून है वो इन दर्रों से पश्चिम की ओर जाता है और नाकोड़ा की पहाड़ियां का निर्माण करता है। तो इस मध्य अरावली के अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो दर्रे हैं वह है बार, पवेरिया, शिवपुरा घाट, सूर्या घाट, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा दर्रा, ये हमारे इस मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है और वह है तारागढ़ की पहाड़ी। इन
दर्रों के अंदर रेल यातायात व सड़क यातायात को लेकर के जो एक दर्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अरावली के पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने का काम करता है और पश्चिम के लोगों को पूर्व की ओर ले जाने का काम करता है, और वो है सोमेश्वर एवं हाथीगुड़ा दर्रा। ये रेल यात्रा को लेकर के और सड़क यात्रा को लेकर के ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये सोमेश्वर और हाथीगुड़ा का जो दर्रा है उसको अगर प्रकृति ने नहीं बनाया होता तो शायद पूर्व से पश्चिम की ओर जाने के लिए और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने के लिए राज्य सरकार को और भारत सरकार को बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता इन पर्वत श्रृंखला को काटने में। ये हमारी प्रकृति की देन है। इस मध्य अरावली के अंदर एक प्रसिद्ध मेला का निर्माण होता है, और वो जो मेला है वो पशु मेला भी है। और इस मेले की विशेषता होती है कृषि अधिकारियों के द्वारा ही उद्घाटन होगा। इस मेले को कोई भी राजनेता उद्घाटित नहीं करेगा। सर्वाधिक इस पशु मेले के अंदर विदेशी लोग आते हैं, और वो है पुष्कर मेला, जिसे रंगीला मेला भी कहते हैं। और इसे रंगीला मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं, और कृषि के द्वारा यहाँ पर इस मेले का उद्घाटन होता है। और यह विभिन्न प्रकार के पशुओं का क्रय और विक्रय का केंद्र है। और यहाँ पर ऊंट दौड़ और मटका दौड़ भी होती है, ऊंटों का श्रृंगार भी होता है। तो ये जो पुष्कर मेला है वह हमारे भारत के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इस पुष्कर नाम की जगह पर ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। ये जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसको लेकर के भी आरपीएससी ने प्रश्न बनाया है। विजातीय युगल की शादी होने पर रक्ति विकार को खत्म करने के लिए किस मंदिर में जाकर के दर्शन व पूजा की जाती है, तो वो है हमारा पुष्कर का ब्रह्मा जी का मंदिर, जो राजस्थान के अंदर पहला है। मान्यता भी यहाँ पर है कि इस ब्रह्मा जी के जगह से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी मान्यता है। और ये मध्य अरावली वाला जो भाग है, यहाँ पर हिंदू व मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों का आस्था केंद्र बने हुए हैं, जो एकता को प्रदर्शित करता है। जिसमें हिंदुओं के अंदर तो हमारा पुष्कर मेला आता ही है, ब्रह्मा जी का मंदिर आता ही है। मुसलमानों का जो है उसको लेकर देखते हैं तो यहाँ पर है ना वो बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है, ख्वाजा, गरीब ख्वाजा के नाम से जानी जाती है इसको। और यहाँ पर उर्स भी लगता है। इस मध्य अरावली के अंदर राजाओं के इतिहास को भी देखें तो बहुत जबरदस्त राजाओं का इतिहास पड़ा हुआ है। इस मध्य अरावली के अंदर एक ऐसा महल भी है जहाँ पर रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी ने अपना जीवन निर्वाह किया है। यही इस मध्य अरावली के अंदर विश्व का पहला गुलाब का इत्र तैयार हुआ है। और इसी जगह पर अंग्रेजों के द्वारा भी अकाल राहत के अंतर्गत
एक झील का निर्माण भी किया है। यहाँ पर कार्गो यातायात को लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यहाँ पर एक ऐसा खनिज पाया जाता है जो कहीं पर भी खनिज वो पाया नहीं जाता है और वो जो खनिज है वो भी तांबड़ा है। और इसको लेकर के भी आरपीएससी ने क्वेश्चंस लिया है कि दूरदर्शन सीरियल में महिलाओं के गले में पहनने वाला चमकीला लाल रंग का हार का पत्थर कहां से प्राप्त होता है, तो यही हमारे मध्य अरावली के इन पहाड़ियों के अंदर मिलता है जिसे हम तांबड़ा कहते हैं। अंडा का तो है ही यहाँ पर। और विशेषताएं देखें तो इस मध्य अरावली के अंदर 5000 वर्ष पुराना खेजड़ी का वृक्ष उपस्थित है। बाकी राजस्थान में कहीं पे भी 5000 साल पुराना खेजड़ी का वृक्ष नहीं है। इस मध्य अरावली के अंदर ही यह खेजड़ी का वृक्ष उपस्थित है। यहाँ पर गुलाब की खेती भी सर्वाधिक मात्रा में होती है। उसका कारण भी हमारे यहाँ का दरगाह है। इस तरह से इस मध्य अरावली की कुछ मोटी मोटी बातें हैं। यहाँ की उद्योग, यहाँ की कृषि, यहाँ का सांप्रदायिक एकता का प्रतीक चिन्ह, यहाँ के मेले, यहाँ के रिसर्च सेंटर, यहाँ का नवीन नस्ल तैयार करने वाला पशु, भारत के अंदर उद्योग में रखने वाला अंडा उत्पादन और यातायात को लेकर के दर्रे, ये इस मध्य अरावली की खास विशेषता है। और ये जो मध्य अरावली जो है, यहाँ पर पूर्व की ओर जाने वाली नदियों का भी निर्माण करती है और पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों का भी निर्माण करती है। साथियों, ये कुछ बातें जो थी जो हमारे आगे जाकर के यूनिट बनेंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और किस तरह से यूनिट तैयार होते हैं और प्रत्येक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ में संबंध को देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। और ये जो अंतर जो है, यही आपके आरपीएससी में आने वाले क्वेश्चंस का सही उत्तर देने का कार्य करती है। क्योंकि जहां पर सांप्रदायिक आस्था के केंद्र को लेकर के जो मध्य अरावली जैसा काम कर रही है, वैसा दक्षिण अरावली वाला काम नहीं कर रही है। कल हमने देखा था वही चीजें यहाँ पर मरुस्थली भाग में भी कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पर दर्रे हैं, इस मरुस्थली क्षेत्र में दर्रे नहीं है। यहाँ पर जो दर्रे हैं वो उत्तरी अरावली के अंदर नहीं है। यहाँ मध्य अरावली की जो खेती है वो हमारे उत्तरी अरावली के अंदर नहीं है। सब पार्ट्स अलग अलग बने हुए हैं और इसकी जब समरी बनती है तो पूरे राजस्थान की बनती है। क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वह 10 भागों के अंदर जलवायु में विभक्त है और हमारे राजस्थान के अंदर 10 प्रकार की जलवायु है। तो इसी से अपने को पता लगता है कि जब जलवायु परिवर्तन होगी तो कृषि परिवर्तन होगी, जब कृषि परिवर्तन होगी तो उद्योग परिवर्तन होंगे, वहां के लोगों का खान पान अलग होगा, वहां के रीति रिवाज अलग होंगे, वहां के है ना वो जगह के आधार पर मंदिरों का निर्माण, महलों का निर्माण की विशेषताएं होंगी। जिस तरह से मध्य अरावली के अंदर मैंने थोड़ी सी जो महलों के बारे में बात की, जो विशेषताएं हैं वह यहाँ पर हमारे उत्तरी अरावली के हवेलियों की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो हवेलियां उत्तरी अरावली में ही हैं, मध्य अरावली में भी नहीं है, न ही हमारे इस पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश के अंदर हवेलियां हैं।
है कहीं की विशेषताएं। तालाबों के बारे में मैंने उत्तरी अरावली भाग में बात की, वह तालाब हमारे मध्य अरावली के अंदर नहीं हो सकती। यहाँ मध्य अरावली के अंदर तालाब होंगे जरूर, जहां पर अकाल के राहत कार्यों को लेकर के उस तालाबों का निर्माण किया गया होगा, झीलों का निर्माण किया गया होगा। इस उत्तरी अरावली के अंदर झीलें हैं, लेकिन वहां पर दरिया नहीं होंगी, लेकिन हमारे इस मध्य अरावली के अंदर झीलें हैं और दरिया भी होंगी। ये अलग अलग विशेषताएं पड़ी हुई है। तो इससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि वास्तव में इन भागों के अंदर अंतर जरूर है। अब हम देखते हैं दक्षिणी अरावली वाला भाग। पूर्व में हमारा दक्षिणी जो अरावली भाग था वह उदयपुर, सिरोही वाले भाग को प्रदर्शित करता था, लेकिन वर्तमान के पाठ्यक्रम के अनुसार इस दक्षिणी अरावली वाला जो क्षेत्र है वो बढ़ा दिया गया है और उसको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ तक ले लिया है। तो यहां से भी आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ की जो विशेषताओं को अगर हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे मिट्टियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टियां हैं, मिश्रित मिट्टियां हैं, लाल भी है, दोमट भी है और काले भी है, पथरीली भी है। यहां पर अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो यहां पर मक्का उत्पादन सर्वाधिक है, यहां पर मक्का उत्पादन सर्वाधिक है। अगर हम यहां पर वृक्षों के बारे में बात करें तो यहां पर सागवान और महुआ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पर हम इस क्षेत्र के अंदर अगर वर्षा के बारे में यानी कि जल के बारे में बात करें तो सर्वाधिक वर्षा है और ऊपर तल भी है। इस क्षेत्र के अंदर अगर हम उद्योग के बारे में बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होते हैं, सबसे ज्यादा खनिज है यहाँ पे इस दक्षिणी अरावली के अंदर। हर एक प्रकार का खनिज हमारे इस क्षेत्र में पड़ा हुआ है और विश्व की सबसे गहराई वाली खदानें भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर चांदी की भी खदानें पड़ी हुई है, तो यहाँ पर फास्फोरस की भी खदानें पड़ी हुई है। यहाँ पर कह सकते हैं कि विश्व की तमाम खनिज उत्पादन का जो गढ़ है वह इस दक्षिणी अरावली में है और यही कारण है कि इस राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं, खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। अब देखिए, छोटे मोटे उद्योग तो यहाँ पर होते ही रहते हैं, लेकिन इन उद्योगों में जो खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका जो निभ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जो कार्य होकर के उभर के सामने आता है वो है सीमेंट के चद्दर, चांदी उद्योग, पर्यटन उद्योग, शिल्प ग्राम, और मार्बल उद्योग बहुत ज्यादा विकसित है, बहुत ज्यादा विकसित है। ये जो भाग है, इस भाग में नदियों का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इस भाग से नदियां जो हैं वह पूर्व की ओर भी चलती हैं और इसी संभाग से दक्षिण की ओर भी जाती है। तो हमारे आरपीएससी ने यहाँ पर प्रश्न लिया भी है कि उस
संभाग का नाम बताइए। अब तो संभाग है ना वो बदल गए हैं, लेकिन पहले हमारा जो संभाग जो था वो उदयपुर संभाग था। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि उस संभाग का नाम बताइए जहां पर नदियां समुद्र में अपना जल लेकर जाती हैं, पूर्व और पश्चिम। तो हमारा जो संभाग था वह हमारा यह उदयपुर संभाग था। यहाँ पर पहाड़ियां होने के कारण एक परियोजना का निर्माण हुआ, मानसी वाकल। ये जो मानसी वाकल है वह भी हमारे विश्व स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के अगर हम वृक्षों के बारे में बात करें तो यहाँ पर अरावली परियोजना का निर्माण हुआ, जो कि जापान की कंपनी से, जापान की कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। और यही अरावली परियोजना जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो वृक्ष तैयार हुए हैं, यहाँ पे जो संरक्षण हुआ है, उसको लेकर के एक शहरी बकरियों को लेकर के उत्तर उभर करके सामने आता है। काश अगर ये अरावली परियोजना नहीं होती तो उदयपुर के अंदर शहरी बकरियों की संख्या नहीं हो पाती। और हम यहाँ पर देखें तो विभिन्न प्रकार के पठार हैं, पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां भी तश्तरी नुमा हैं, और यहाँ पर झीलें हैं, बांध हैं, 100 आइसलैंड हैं। ये बड़ी बड़ी विशेषताएं यहाँ पर पड़ी हुई है। अंग्रेजों के समय में ये हमारा दक्षिण अरावली वाला जो भाग है वो गर्मियों के समय आराम करने का स्थल भी हुआ करता था। शिमला, नैनीताल की तरफ आबू, यहाँ पर एयर स्ट्राइक भी होती है। साथ ही साथ हमारे राजस्थान का राज्यपाल जो है वो भी अभी वर्तमान में भी गर्मियों के अंदर अपना निवास स्थान इस मध्य अरावली के आबू में होता है उसका और रहता है। यानी कि अरावली एक बेहतरीन जम्मू और कश्मीर की वातावरण को तैयार करने वाला भाग है। उसका कारण है यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात का होना, सर्वाधिक मात्रा में वर्षा का होना। इन्हीं भागों के अंदर सबसे ऊंची जो चोटी है इस अरावली की, गुरु शिखर उपस्थित है। उससे छोटी शेर उपस्थित है, उससे छोटी जरगा उपस्थित है। ये तीनों जो चोटियां हैं वो हमारे दक्षिणी अरावली वाले क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। यहां पर लोगों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक एसटी समुदाय होने के कारण इनकी आर्थिक इस क्षेत्र में जो जाति निवास करती है, जो लोग निवास करते हैं वो एसटी लोग हैं। तो इन एसटी लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कामों में सहयोग करने वाला एक वृक्ष है जो कि महुआ है। दूसरे नंबर का जो वृक्ष है वह टिमरू है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों ही कार्य उनसे मिल जाते हैं। यहाँ के लोगों के एसटी समुदाय का जो घर है उसको लेकर के भी विशेषता है।
यहाँ के महिलाओं के द्वारा पहनने वाले कपड़ों का और आभूषणों की भी महत्ता है। इस क्षेत्र में उन महिलाओं के आभूषणों को लेकर के बेहतरीन डिजाइन डेवलप की गई है, जो आज एक नई आभूषण की शैली में विकसित हुआ है। ये बड़ी बड़ी विशेषताएं हमारे क्षेत्र के अंदर उपलब्ध है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सभी हमारे राजस्थान के अध्याय को लेकर के हैं, जो हम आगे जाकर के यूनिट टू यूनिट जाएंगे। मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि आशा है कि आप हमारे शिक्षण कार्य को पूरे मन से देख रहे होंगे। आप अपने पेन और डायरी को लेकर के इसे नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो शिक्षण जो हमारा कार्य है वह आरपीसी में तैयार कैसे हों और किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये वीर कोचिंग क्लासेस पूर्व से कार्य करता हुआ आ रहा है। यहाँ पर सभी अनुभवी अध्यापक आपको अलग अलग विषयों के अंदर अध्ययन करवाएंगे। तो आप हमारे वीर कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इसे लाइक करें। धन्यवाद।